ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। हम लोग सैम्पलिंग पढ़े हैं ना, सैम्पलिंग के बारे में पता है तो कि एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं। जैसे कि अगर पूरा मेरा कंप्लीट पॉपुलेशन है तो मैं पूरा पॉपुलेशन का एक एस्टिमेट निकालने के लिए वहां से एक सैंपल कलेक्ट करती हूँ, and according to the variable means according to the behavior of the sample we estimate or we predict the behavior of the population। क्योंकि देखो अब पॉपुलेशन में 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों को मतलब मैं मान रही हूँ, चलो अपने कोलकाता की 1 करोड़ लोग को मान रही हूँ, 1 करोड़ लोगों को मैं पूरा एक एक करके इंटरव्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उस पॉपुलेशन का एक सैंपल ले रही हूँ। मे बी मैं 10,000 या 1 लाख ले रही हूँ, ठीक है? तो 1 लाख ले रही हूँ जो रिप्रेजेंट करता है कोलकाता के लोगों को। हुआ ना पॉपुलेशन और ये सैंपल, सैंपल पढ़ी है, याद है? तो हम लोग हाँ सैंपलिंग, मैम, सैम्पलिंग क्लियर है। ठीक है ना, याद है? तो हमारा व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग? हमारा ऑब्जेक्टिव था सैम्पलिंग को स्टडी करने का, इज टू स्टडी द फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। सीधी सी बात है, व्हाई वी डिड दिस सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट। सैम्पलिंग को हम लोग क्यों पढ़े थे? बिकॉज वी विश टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। मेरा जो टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में समझना, उसके फीचर्स को समझना, और समझना क्यों है? बिकॉज हमें कुछ एस्टिमेट करना है, हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है, मे बी फॉरकास्ट करना है, इस तरीके से। बिजनेस में है तो भाई बिजनेस करना है, सीधी सी बात है। तो वी वांट टू नो अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, मे बी आई वांट टू डू मार्केटिंग और आई वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसके लिए मुझे उस पॉपुलेशन को समझना है। समझने के लिए हम सैम्पलिंग में जाते हैं, एक सैंपल कलेक्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन हो या डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दैट वी कैन यूज, इट कुड बी इंटरव्यू, इट कुड बी क्वेश्चनर मेथड, डायरी में कोई भी मेथड हो जिसके द्वारा हम सैम्पलिंग को प्रॉपरली, सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सैंपल को ऑब्जर्व करने के बाद हम फीचर्स को समझते हैं। सो नाउ अ केयरफुली सिलेक्शन सैंपल इज एक्सपेक्टेड। हमें जो सैम्पलिंग करनी है, जो सैंपल हम चूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, राइट? और अगर हमने सही सैंपल चुना होगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने सैंपल चुना है ये लोग इस पॉपुलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसे ही मैंने कुछ क्या बोलते हैं अनोखे अनोखे लोगों को चुन लिया जो पॉपुलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है या पॉपुलेशन से हटके हैं। हमें कॉमन चीजों को चूज करना है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होगा। तो मैं मान के चल सकती हूँ अगर मैंने अच्छे से सैम्पलिंग करी है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रिवील द फीचर्स, और we shall infer about the population from a statistical analysis of the sample, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। किया हमने, क्या किया? पहले मैंने, ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है, कोई भी कारण है, कोई भी रीजन है जिसके लिए मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, उसके बारे में एस्टिमेट करना है, तो पहले मैंने पॉपुलेशन देखा, ये मेरा पॉपुलेशन है। वहां से हमने सैंपल चूज किया प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छे से सैंपल चूज किया। सैंपल को फिर हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं। नाउ व्हेन वी गो इनटू दिस ऑब्जर्वेशन, जब हम पूरा देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या, समझने के बाद क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ इन्फर करना है, उनके बारे में जानकारी निकालनी है, और फ्यूचर में वो कैसे एक्ट करेंगे इसका प्रेडिक्शन कुछ करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। क्लियर हो रहा है आकृति? हाँ, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस? स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस का डेफिनेशन नहीं आने वाला है। इट इज सिंपली, इट इज अच्छा। अ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस मतलब दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, अ केयरफुली सिलेक्शन सैंपल is expected to reveal the features of the population, and we shall infer about the population, we will infer about the population from a statistical analysis। so statistical analysis द्वारा हम सैंपल को स्टडी करते हैं और फिर इन्फर करते हैं द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी और फ्यूचर वट एवर कुड बी द एक्शन, द बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। ठीक है? डेफिनेशंस मैं दे दूंगी, जो जो चीज का डेफिनेशन चाहिए तुम बताना, और ये नोट्स जो दिया उसमें तो लिखा ही हुआ है, उसको स्टडी नहीं किया तुमने अच्छे से? हाँ हाँ। उसमें लिखा हुआ है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, 2 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जब हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में जाएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मे कम अप। क्या हो सकता है? फर्स्टली वी मे हैव नो इंफॉर्मेशन एट ऑल अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। पहला हो गई, मुझे बिल्कुल कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है
we might not have any information about the population, kuch characteristic, especially the values of the parameters involved in the distribution, and it is required to obtain estimates of these parameters. This is called the problem of estimation. तो पहली हो गई estimation, ये एक प्रॉब्लम है, मतलब मुझे उस पॉपुलेशन का कुछ एस्टिमेट करना है, बिहेवियरल एस्टिमेशन करना है कि वो कितना ये प्रोडक्ट खरीदेगा, वो इस चीज की डिमांड कितना करेगा. अब उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मुझे उस स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है. क्या बता रहे? फर्स्टली वी मे हैव नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. मेरी जो पॉपुलेशन है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, वो इस केस में या इस टाइम में क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है. ठीक है, लेकिन मुझे उसके बारे में प्रेडिक्शन करनी है, तो स्पेशली द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ दीज पैरामीटर. अब मुझे एस्टिमेट भी करना है, तुम कितना ये प्रोडक्ट डिमांड कर सकते हो, तुम कितने मोबाइल खरीद सकती हो, मुझे एस्टिमेट करना है. बट मुझे ये जानकारी नहीं है कि मेरा पॉपुलेशन में कितने लोगों को मोबाइल चाहिए या डिमांड है. Secondly, some information or hypothetical values of the parameters may be available, and it is required to test how far the hypothesis is tenable in the light of the information provided by the sample. अब देखो, कभी कभी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इतना लोग मोबाइल खरीदेगा, इतने लोग एमआई खरीदेंगे, इतने लोग एप्पल खरीदेंगे, इतने लोग सैमसंग खरीदेंगे. मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला. दिस मीन्स आई गॉट सम हाइपोथेटिकल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स मे बी अवेलेबल, लाइक QD इज द पैरामीटर and I got some hypothetical value for the same कि इतने लोग इतना इतना सब खरीदेंगे. राइट, ये हो गया. लेकिन अभी मुझे जानना है कि ये जो हाइपोथेसिस है कि जो मैं बोल रही हूँ या मेरे पास जो डेटा है वो कितना सही है कितना गलत है. तो पहली प्रॉब्लम आपकी हो गई, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज टू टेस्ट, दैट इज द टेस्ट ऑफ, सेकेंड इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. जितने भी टेस्ट है ना तुम्हारे यहीं पर आने वाले हैं. राइट, तो दो तरह की प्रॉब्लम सैम्पलिंग में क्या आती हैं. जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सॉरी सैम्पलिंग से स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में आते हैं, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में दो तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आती है. क्या क्या हो गई? फर्स्ट हो गई एस्टिमेशन, सेकेंड इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. क्लियर है यहाँ तक? हाँ. चलो आगे बढ़े. हाँ. चलो नेक्स्ट हो गया थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. अब ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में आ जा रही, जिसकी प्रॉब्लम हमने बात की थी. तो एस्टिमेशन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू एस्टिमेशन. नाउ सपोज वी हैव अ रैंडम वेरिएबल, कुछ वेरिएबल है हमारे पास x1 x2 x3, इस तरह से हम जा रहे हैं. राइट, और अ वेरिएबल दैट इज x. तो हमारा वेरिएबल क्या है? दैट इज x. वेरिएबल इज x, उसका ही x1 x2 x3 हम मान के चल रहे हैं. whose distribution in the population involve an unknown parameter. अब इसका हम मान के चल रहे हैं, ये जो वेरिएबल x है इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक अननोन पैरामीटर है जिसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, थीटा. ठीक है. Now it is required to find an estimate of theta on the basis of sample value. अभी हमारे पास ये sample value है, उस value के basis में हमें एक estimate करना है. We need to find an estimate of the value of this theta. ठीक है. The estimation is done in two different way. अभी जो estimation हम करेंगे दो तरीके से करेंगे, point by point समझो. First method is point estimation. Second method is interval estimation. समझ में आ रहा है? पहले हमारे पास ये डेटा है on a variable that is x. x का ही डेटा है ना, x1 x2, तो we can say this is the distribution of the data. उसमें ये एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. दिस इज द पैरामीटर थीटा यहाँ पे दिया हुआ, और हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी. वी नीड टू फाइंड द सैंपल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल वैल्यू. सैंपल वैल्यू इज, दीज आर द सैंपल वैल्यू. इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज पॉइंट एस्टिमेशन, सेकेंड मेथड इज इंटरवल एस्टिमेशन. क्लियर है?
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? हाँ। ओके। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट एस्टिमेशन मेथड है, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है देखो, पॉइंट एस्टिमेशन से मतलब ही समझ में आ रहा है कि इट इज रेफरिंग टू सम स्पेसिफिक पॉइंट। द एस्टिमेटेड वैल्यू जो है ये हमें कोई सिंगल क्वांटिटी देगा। जब हम पॉइंट एस्टिमेशन निकालेंगे तो हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगा इट विल गिव यू सम सिंगल क्वांटिटी, जो कि फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। हमें कोई सिंगल क्वांटिटी हम एस्टिमेट करेंगे डेफिनेटली विच इज कमिंग फ्रॉम द विच इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? नहीं, ये लास्ट वाला एक बार और। हम पहले जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है, सैंपल ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। हमको एस्टिमेट करना है। मेरे पास ये डेटा है x1, x2, x3। मैं इस तरह से ऐसे भी लिख सकती हूँ 10, 15, 20, 50, 30, 35, 40। इस तरीके से मेरे एक नंबर में भी स्टूडेंट्स के मार्क्स, दिस आर द डेटा, राइट। अब इसमें से मैंने सैम्पलिंग ले लिए, चलो मैंने चूज कर लिया 15, 50, 30, 40। मैंने चलो सैम्पलिंग कर ली, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट से ये मेरा पॉपुलेशन है, यहाँ से मैंने सैंपल ले लिया। अब मैं ये सैंपल ऑफ मार्क्स को ऑब्जर्व करूंगी, राइट। सैंपल ऑफ मार्क्स को ऑब्जर्व करके, क्योंकि ये पॉइंट एस्टिमेशन है, मेरे सैंपल ऑफ मार्क्स को ऑब्जर्व करके मैं कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाती हूँ। मे बी आई एम कमिंग टू 30, 50, एनीथिंग। मैं कोई भी पॉइंट में आऊंगी तो इट विल गिव यू अ सिंगल पॉइंट, कोई सिंगल क्वांटिटी में एस्टिमेट कर रही हूँ। फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ, जब ये लिखा रहेगा ना फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, इसका मतलब क्या? वो डिपेंडेंट है ऑन एक्स। बोल सकते हैं? हाँ। बोल सकते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जब प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। और बोल सकती हूँ आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनपुट। तो फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हटाओ अभी, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो मेरा आउटपुट जो मेरी क्वांटिटी प्रोडक्शन होगी इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। मैं जितना इनपुट डालूंगी उतना मेरा क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा। समझ आया? फंक्शन का मतलब हाँ। समझ में आया? तो हाँ। यहाँ पर भी यही बता रहा है कि जब हम पॉइंट एस्टिमेशन में जाते हैं तो पॉइंट एस्टिमेशन मतलब क्या हुआ? हमारे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट से हम कोई सिंगल क्वांटिटी ऑब्जर्व करते हैं, सिंगल क्वांटिटी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होना चाहिए हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट ही तो करना है ना, हमें एक एस्टिमेट निकालना है कि क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो सकते हैं। अगर मैं देख रही हूँ मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से बढ़ा है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, नेक्स्ट 3 नंबर क्या होंगे? नॉर्मल सी बात है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना। 50 के बाद हम एस्टिमेट आराम से कर सकते हैं कि 55 ही होगा, क्योंकि सारे सीक्वेंस जो है 5-5 पे ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेशन में क्या हो रहा है, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डेटा को, और उस डेटा में सिंपली योर estimation is a function. In point estimation, the estimated value is given by a single quantity. इसको अच्छे समझो, पॉइंट एस्टिमेशन क्या हो रहा है? estimated value is given by a single quantity. यहाँ पे एक सिंगल क्वांटिटी आ रही है, हो रही है। तो कोई भी क्वांटिटी हम ले रहे, 35 हो, 45 हो, एनी पॉइंट विच, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेशन है तो सिंगल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? विच इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सीधी सी बात है, हम कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने सारे डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम एस्टिमेटिंग ना। मेरा ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मेरा एस्टिमेशन होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? आकृति अनम्यूट करके बोलो। हाँ मैम। समझ में? वो था म्यूट था। अच्छा।
तो क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन में हम, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर। क्या हो गया, ये जो फंक्शन है, मतलब हम सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद एक सिंगल क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर, राइट। एंड वैल्यू जो निकल रही है, एंड द वैल्यू ऑफ द estimator in a particular sample is called an estimate. क्लियर है? इन अब ये हो गया हमारा पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या क्या समझी तुम? एक हो गया जो हमें निकालना है, जो पैरामीटर है वो निकालना है हमें, उसको हम निकाल सकते हैं पॉइंट एस्टिमेशन से। पॉइंट एस्टिमेशन में पॉइंट में क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी निकलेगा विच इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, फंक्शन है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर एंड द वैल्यू विच वी गेट इज कॉल्ड द एस्टिमेट। जैसे ये मैंने 55 चूज किया तो दिस इज द एस्टिमेट ना। क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, मेरी हैंडराइटिंग बड़ी बहुत अच्छी जा रही है तो तुम समझ लेना, बहुत ही अच्छी हो रही है मेरी हैंडराइटिंग, ऐसे मान लो। So in interval estimation, an interval within which the parameter is expected to lie. Interval मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान रही हूँ मेरा डेटा जो 0 to 100 के बीच में है, so it is the interval 0 to 100। अब हो सकता है वो इस रेंज में हो, यहाँ से यहाँ, इंटरवल बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक। तो in interval estimation, an interval between which the parameter is expected to lie given by using two quantities based on sample values। तो जब इंटरवल की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर टू क्वांटिटीज हमें अज्यूम करनी होगी या टू क्वांटिटीज को एस्टिमेट करना होगा, राइट, बेस्ड ऑन सैंपल वैल्यूज। दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये जो है इंटरवल जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मे बी मैं मान के चल रही हूँ मेरा जो डेटा है, जो मेरा रेंज है 55 या मेरा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा 55, वो यहाँ 50 to 60 के बीच में है। सो ये 50 to 60 जो रेंज हमने चूज किया है या जो इंटरवल हमने चूज किया है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर हो रहा है? एंड द two quantities which are used to specify the intervals are known as confidence limit। अब ये 50 और 60 ये दो क्या हो गए, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। क्लियर हुआ? इंटरवल क्या हो गया, 50 से 60 का रेंज, और 50 और 60 ये दो क्या हो गए, लिमिट, छोटे बड़े। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमने। नेक्स्ट, पॉइंट एस्टिमेशन, क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर्स। अब हम आ जाते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में। पॉइंट एस्टिमेशन, अब पॉइंट एस्टिमेशन में हमें मान के चलना है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेट्स। मतलब क्या हो गया, जो भाई मेरे एस्टिमेट्स अच्छे हों या मैं जो मान के चल रही हूँ वो अच्छा है या नहीं है, उसके लिए तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना। Now, many function of sample observations may be proposed as estimators of the same parameter। देखो बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं और हम बोल सकते हैं ये एस्टिमेटर होगा, या डिफरेंट फंक्शन वी कैन यूज। जैसे हम लोग मीन यूज करते हैं, मीडियन यूज कर सकते हैं, मोड यूज कर सकते हैं। ऑफ द सैंपल वैल्यू मे बी यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर, राइट। हम जो भी मेरा पैरामीटर है, मैं मान के चल रही हूँ ये है मेरा पैरामीटर म्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिस इज द पैरामीटर। अब यहाँ पे पॉइंट एस्टिमेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट वे।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारा वे है जिसके द्वारा हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू R.A. Fisher देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर। इसको लिख सकती हो, अकॉर्डिंग टू R.A. Fisher the criteria for a good estimator are unbiasedness, number 2 consistency, number 3 efficiency, and number 4 is sufficiency. क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू R.A. Fisher व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर गुड एस्टिमेटर। मतलब जो एस्टिमेट हम निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको हम कैसे माने कि सही है। तो उसमें ये कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। फर्स्ट इज अनबायस्डनेस, मतलब ये बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक T इज सेड टू बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर if the expected value of t is equals to this। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान के चल रही हूँ अनबायस्ड एस्टिमेटर हम कब मानेंगे, अगर हम मान के चल रहे हैं कोई एस्टिमेटर है, स्टैटिस्टिक्स टी एग्जाम्पल दिया, स्टैटिस्टिक्स टी is said to be an unbiased estimator of this। हम मान के चल रहे ये हमारा स्टैटिस्टिक वैल्यू है ऑफ दिस इज द पैरामीटर, ठीक है। तो अब ये दोनों अगर सेम होगा तब हम मानेंगे कि एक्यूरेट है या अनबायस्ड है। जब ET इज इक्वल्स टू डेल, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T इज इक्वल्स टू पैरामीटर जो हमने माना। हम लोग ये पढ़े ना, वेरिएंस में भी तो पढ़े हैं, बजटेड वर्सेस एक्चुअल्स दोनों बराबर है, इसका मतलब अनबायस्ड है, एरर फ्री है, मानेंगे तो क्या? हाँ, कह सकते हैं ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर यही हो गया, या अनबायस्ड का हम बोल सकते हैं। वेन एवर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अनबायस्ड, ठीक है। नाउ बायस कब होगा, जब इसमें डिफरेंस होगा, उस टाइम हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस डेटा थीटा, सॉरी, दिस इज योर बायस्ड। नाउ अब यहाँ पर हम लोग का सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला भी याद रखो। अगर हम लोग को दिया हुआ है x1 x2 इस तरीके से डेटा दिया हुआ है, मान के चल रहे हैं दिस बी अ रैंडम सैंपल x1 x2 x टिल xn, हम मान के चल रहे ये एक रैंडम सैंपल है, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ मीन म्यू। हम मान के चल रहे हैं मीन यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल्स टू इस तरीके से म्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सैंपल मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। सैंपल वेरिएंस that is s square is equals to summation of xi minus x bar whole square by n। क्लियर है। वेरिएंस का, सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर है। हाँ, लिखते जाओ ये सारे फॉर्मूला, हाँ लिख रहे हैं। लिखते जाओ नहीं तो फिर हाँ लिख लिए। नाउ सैंपल मीन का फॉर्मूला समझ में आ गया।
सैंपल वेरिएंस का भी फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अनबायस्ड में ना 3 थ्योरम है। 3 थ्योरम में मान रहा है expected value of x bar is equals to mu. Next is e s square is equals to n minus 1 divided by n. Standard deviation square is not equals to standard deviation square. This is theorem 2. Next is expected value of standard deviation square is equals to standard deviation. ठीक है, अब ये थ्योरम जो है 1 2 3 तुम लोग के बीबीए के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन देखो, आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ।